कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है। कंक्रीट का कंपोजिशन क्या है? तो कोर्स एग्रीगेट, पाइन एग्रीगेट और लाइम और सीमेंट और वाटर हाइड्रेशन या लुब्रिकेशन के लिए। कंक्रीट की ग्रीन स्टेट में हम चाहते हैं कि कंक्रीट के साथ इजीली वर्क किया जा सके, इजीली कॉम्पैक्ट किया जा सके, ठीक है। जबकि हार्डन स्टेट में हम चाहते हैं कि सेटिस्फैक्टरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिले और ड्यूरेबिलिटी मिले। मड कंक्रीट, तो इसमें कोर्स एग्रीगेट और फाइन कोर्स एग्रीगेट में क्या सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए मड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है और इम्परबिलिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि जो मड है वो क्या है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अब लाइम कंक्रीट, तो लाइम कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो लाइम होता है, ठीक है। जो कोर्स एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट के साथ क्या सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बनाता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है वो मड कंक्रीट के अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये चीपर होता है और इजीली अवेलेबल भी है। पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, तो ये अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, यानी इसे हम किससे बनाते हैं, जनरल परसेप्शन से बनाते हैं, मतलब एक जनरल रेशियोज को लेकर बनाते हैं, जो नॉमिनल मिक्स से बनाते हैं। और हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हम इन रेशियोज में इन मटेरियल्स को मिलाएंगे, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट और वाटर को, तो अपन को क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ मिलेगी। देखो, अगर आपको M5 यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की कंक्रीट बनानी है, तो जो सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो लोगे वो 1:10 लोगे, और 7.5 के लिए 1:4:8 लोगे, और 10 के लिए 1:3:6 लोगे, और M15 के लिए 1:2:4 लोगे, और M20 के लिए 1:1.5:3 लोगे, और M25 के लिए 1:1:2। यानी कि आपको जितनी अधिक ग्रेड की या जितनी अधिक स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए, तो आपको क्या है, उसमें सीमेंट का कंटेंट उतना ही बढ़ाना पड़ रहा है। पर आई कोड ने एक और स्पेसिफिकेशन दी है कि यदि आप M20 से ऊपर की ग्रेड का कंक्रीट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नॉमिनल मिक्स की जगह डिजाइन मिक्स की ओर जाना चाहिए, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन। तो जब आप डिजाइन मिक्स करते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप एक प्रॉपर वर्केबिलिटी पर आपको परफेक्ट स्ट्रेंथ, स्लम्प एसेक्टर्स मिलेंगे। अब ये स्लम्प क्या होता है आपको आगे बताएंगे स्लम्प टेस्ट में। बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, तो ये टेबल आपको याद रखनी है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट इसकी जो स्ट्रेंथ होती है लेस देन और इक्वल टू 20 मेगा पास्कल होती है। स्टैंडर्ड कंक्रीट इसकी स्ट्रेंथ होती है 25 से 16 मेगा पास्कल। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इसकी स्ट्रेंथ होती है 65 से 100 मेगा पास्कल। बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी, तो एक्स्ट्रा लाइट वेट, डेंस वेट, सुपर हैवी वेट। तो एक्स्ट्रा लाइट वेट क्या होती है, लेस देन 500 के जी पर मीटर क्यूब से डेंसिटी, और लाइट वेट 500 से 1800 के जी पर मीटर क्यूब, और डेंस वेट 1800 से 2500 के जी पर मीटर क्यूब। सुपर हैवी वेट ग्रेटर देन 25 के जी पर मीटर क्यूब। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ कास्टिंग, तो इन सिटू कंक्रीट और प्री कास्ट कंक्रीट, ओके। अब एग्रीगेट्स क्या होते हैं? कंक्रीट में एग्रीगेट्स पिलर की तरह वर्क करते हैं, जिसमें जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो मैट्रिक्स की तरह, और जो फाइन एग्रीगेट होता है दैट इज सैंड, वो इनके बोर्ड्स में भर जाता है। 70 to 80% पार्ट जो होता है कंक्रीट का, उसमें क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। एग्रीगेट की क्वालिटी और शेप का इफेक्ट कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर पड़ता है। अर्ली स्टेज में जब अपन किया कंक्रीट को यूज़ करते थे, तो ये माना जाता था
कि जो एग्रीगेट्स हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं। बट बाद में रिसर्च हुई और ये प्रूव हुआ कि कुछ एग्रीगेट्स क्या होते हैं, सिलिका रिएक्टिव भी होते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा साफ करके ही अपने कंक्रीट में यूज करना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन, नेचुरल एग्रीगेट्स और आर्टिफिशियल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट्स में क्या होते हैं? सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट रॉक, सच एज ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स क्या होते हैं? ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, सिंटर्ड फ्लाईएश और बायोटेड क्ले। ठीक है, तो यानी कि अपन बायोटेड क्ले मतलब क्या होता है कि हम क्ले के गोला गोला से बनाते हैं और फिर हमें उन्हें क्या हीट कर लेते हैं। उस तरीके से क्या एग्रीगेट बन जाते हैं, पर इनमें वोट्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और इनकी इम्परमिबिलिटी ज़्यादा होती है। यदि आपको एक गुड स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको क्रस्ड स्टोन या एंगुलर शेप्ड स्टोन यूज करने चाहिए। ठीक है, उनके बीच क्योंकि इंटरलॉकिंग अच्छी होती है इसलिए वो बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो ब्रोकन ब्रिक्स होती है, जैसे कि तो उस ब्रोकन ब्रिक्स को आप क्या है आरसीसी में यूज नहीं कर सकते कंक्रीट की तरह। बट आप जो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन में आप ब्रोकन ब्रिक्स को एज एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बनाया कैसे जाता है? तो अपन क्या करते हैं कि जो स्लैग होता है पहले उसे अपन क्या हीट करते हैं, फिर उसे कूल करने के बाद क्रश करते हैं। ये क्या है, काफ़ी डेंस होते हैं। इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ मिलती है वो काफ़ी ठीक होती है। और ये फायर रेजिस्टिंग होते हैं। बट इनकी करार क्या है, कौन जो रीएनफोर्समेंट है उसकी क्या है, कोरोजन हो जाता है क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट बहुत पाया जाता है। यदि आपको लाइट वेट कंक्रीट बनानी है तो आपको क्या सिंथेटिक एग्रीगेट्स का यूज करना चाहिए, जिसमें जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, ब्लोटेड क्ले होती है। ठीक है, जो कैसे बनती है आपको बता ही दिया था कि आपको क्ले और सेल का की क्या बताने हैं, गोले बनाने हैं, फिर उन्हें हीट करना है, फिर अपने क्या बन जाएंगी, ब्लोटेड क्ले बन जाएगी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो कोर्स एग्रीगेट 4.75 mm से 80 mm तक के जो एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है, और फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक। ठीक है, और फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं, फिलर होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ सीप, तो राउंड एग्रीगेट्स ये यूजुअली रिवर और सी शोर से अपन को मिलते हैं। ठीक है, और इनका जो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम है, यानी कि एक फिक्स वॉल्यूम में जो सरफेस एरिया देखें तो वो क्या है, कम होता है। इसके कारण वाटर सीमेंट रेशियो कम चाहिए होता है डिजायर्ड वर्केबिलिटी के लिए। पर इनके बीच क्या पुअर इंटरलॉकिंग होती है बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है और राउंडेड होने की वजह से इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। इरेगुलर एग्रीगेट्स, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो राउंडेड एग्रीगेट से ज़्यादा होती है। बट आपको यदि अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए तो आप ये नहीं यूज करोगे, इससे आपको ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ मिल सकती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट मिल सकती है। और अगर आपको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको एंगुलर एग्रीगेट्स करना चाहिए, जिसका वर्ड्स इनका जो शेप कैसा होता है वो शार्प और एंगुलर होता है और रफ पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या है, वेरी गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सीटेबल हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनके लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो क्या कंपेरेटिवली ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जो वाटर है वो एग्रीगेट्स भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, राउंडेड और एग्रीगेट से ज़्यादा चाहिए था वाटर सीमेंट रेशियो। फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट्स, तो ये हमारे कोई काम के लिए हैं, इसे हमें बिल्कुल यूज करना ही नहीं है। तो अपन पता क्या चलाएंगे कि ये अपना फ्लैकी एग्रीगेट है या इलोंगेटेड एग्रीगेट है। तो यदि लीस्ट लेटरल डायमेंशन 0.6 टाइम्स
से छोटी है, 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन से छोटी है, तो उसे बोलेंगे फ्लैकी एग्रीगेट्स। जैसे कि कोई एग्रीगेट्स को अपने सी एनालिसिस वो 50 से पास हो गया, 40 पर रिटर्न हो गया, 50 और 40 पर ही रिटर्न कर गया 100%। तो इसका जो मीन साइज हुआ वो 45 हुआ। अब 45 में इंटू 0.6 कर दो तो 27 हुआ। तो इसकी जो लीस्ट लेस्टर डायमेंशन है, यदि वो 27 से कम हुई तो फ्लैकी एग्रीगेट है। लेकिन यदि एग्रीगेट के का मीन साइज 6.3 है, तो उस केस में हम फ्लैकी एग्रीगेट का टेस्ट चेक नहीं करते हैं। वो एग्रीगेट अपना नॉर्मल एग्रीगेट होता है। इलोंग्रेट एग्रीगेट क्या होता है, जो लेंथ या ग्रेटेस्ट डायमेंशन है वो 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 1.8 इंटू 27 करें तो जो वैल्यू आए वो एग्रीगेट की जो लेंथ है या जो सबसे बड़ी डायमेंशन है उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है 1.8 इंटू 27 से, तो वो क्या है, इलोंगेटेड एग्रीगेट है। यदि 6.3 से कम है साइज तो अपन इस तरीके को यूज नहीं करेंगे। यदि आपको फ्लैकी एग्रीगेट और एलोंगेटेड एग्रीगेट से क्या एक डिजायर्ड वर्केबिलिटी चाहिए, तो आपको जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो हाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट। तो यूनिट वेट मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड देख रहे हैं यहाँ पे अपन एग्रीगेट्स की, कंक्रीट की नहीं देख रहे हैं। तो लाइट वेट एग्रीगेट यदि डेंसिटी 12 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है तो लाइट वेट, डोलोमाइट, प्यूमास, क्लिंडर, नॉर्मल वेट डेंसिटी 23 से 26 है। सैंड, ग्रेवल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, हैवी वेट डेंसिटी 25 से 29 है। मैग्नेट, बेराइट, स्कारप, आयरन एक्सेट्रा। ओके, यूनिट वेट भी मिल से निकाल सकते हैं ये अपन, वो सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं और यूनिट वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर अपन 10 की किलोमीटर पर मीटर क्यूब ले लें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी 1.2। ये जो वैल्यूज थी वो क्या थी, यूनिट वेट थी। जो कंक्रीट होता है उसका फेलियर हमेशा शेयरिंग की वजह से होता है, किसी वीकर प्लेन की। जो कंक्रीट का फेलियर कभी भी क्रशिंग के कारण नहीं होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो नॉर्मली अपने देखा है कि जो इस एग्रीगेट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। पर अपन को ये रिकमेंडेशन दी गई है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ के इक्वल तो होनी चाहिए। ठीक है, पर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ का टेस्ट अपन कब करते हैं, जब अपन को अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए हो या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए हो। ओके, तो क्रशिंग टेस्ट आप किसके लिए करते हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। 10% फाइनेस टेस्ट किसके लिए करते हो आप, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट किसके लिए करते हो आप, टफनेस के लिए। और एब्रेशन टेस्ट किसके के लिए करते हो आप, हार्डनेस के लिए। ठीक है, ये हाईवे में पढ़ाए गए हैं सारे टेस्ट। अब स्टिफनेस, तो जो स्टिफनेस में अपन क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे। तो कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो एग्रीगेट और सीमेंट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मीन होना चाहिए। ठीक है, यदि एग्रीगेट्स की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है तो क्या होगा कि देखो सीमेंट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो एग्रीगेट है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कम गैप होगा। मतलब जैसे सीमेंट की ज़्यादा होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ज़्यादा एक्सपांड करता है, ज़्यादा श्रिंक करता है। वैसे यदि जो कंक्रीट है वो सॉरी एग्रीगेट है वो भी ज़्यादा एक्सपांड और ज़्यादा कांटेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से स्टेसिस, इंटरनल स्टेसिस डेवलप नहीं होंगी, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, श्रिंकेज नहीं आएगा। ओके, अब बॉन्डिंग किसके बीच होती है, तो एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट के बीच में होती है अपनी बॉन्डिंग। ठीक है, यदि भले ही आप कंक्रीट पर क्या है कोई ऊपर से लोडिंग नहीं लगा रही हो, कोई भी लोडिंग नहीं लगा रही हो, फिर भी उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस रहती हैं। क्योंकि जो
एग्रीगेट है और जो सीमेंट पेस्ट है उसकी जो एक्सपांसन और थर्मल एक्सपांसन क्या होता है, दोनों के डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता है। इससे अपन किससे जानते हैं, केवल यदि रफ सरफेस होगी और होगी तो क्या होगा, और एंगुलर होगी उसकी साइज, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगी, अपन ये मान के चलते हैं। अब शेप एंड टेक्सचर। अब वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो वेट ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सीमेंट। ओके, यानी कि जो लिक्विड अपन सॉलिड का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है। ओके, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि सीमेंट के रेस्पेक्ट में वाटर कंटेंट। शेप एंड टेक्सचर, ये दो पैरामीटर्स हैं, वो ग्रीन कंक्रीट की जो पैरामीटर्स हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं देन हार्डन कंक्रीट को। जैसे यदि राउंडेड और एंगुलर इरेगुलर शेप्ड क्या है एग्रीगेट्स हैं, तो क्या होता है कि जो इस उनके लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो कम चाहिए डिजायर्ड वाटर वर्केबिलिटी के लिए। जबकि फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं उन्हें ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, जो मोर वर्ड्स आते हैं वाटर की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से। एंगुलर एग्रीगेट हैं वो बेस्ट होते हैं, और एंगुलर में जो अपने एग्रीगेट्स होते हैं वो क्या रफ भी होते हैं। इसके लिए उन्हें क्या डिजायर्ड वर्केबिलिटी के लिए उन्हें जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अदर। और इसलिए हमें क्या है, सीमेंट का जो कंटेंट है वो भी बढ़ाना पड़ता है टू मेंटेन वाटर सीमेंट रेशियो। ओके, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जो नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 के बीच होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करती है, यदि एग्रीगेट्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम है तो क्या होगा, उसमें एग्रीगेट्स में हाई पोरोसिटी होगी और पुअर ड्यूरेबिलिटी होगी और लोअर स्ट्रेंथ होगी। कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी और एग्रीगेट्स पर डिपेंड करती है। ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मॉइस्चर कंटेंट, तो एग्रीगेट की फोर मॉइस्चर कंडीशंस होती हैं, एक तो ओवन ड्राई, एक एयर ड्राई और एक सरफेस ड्राई सेचुरेटेड, यानी कि अंदर का सेचुरेटेड है और सरफेस ड्राई है। और फोर्थ है कि टोटली क्या होती है, वेट होती है, यानी कि जो सरफेस है वो भी वेट होती है और जो अंदर है वो भी क्या होती है, वेट होती है। ओके, सेचुरेटेड होती है। यदि आपको वाटर एब्जॉर्प्शन इन सी में एग्रीगेट निकालना है तो आप क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे, जो अपना ओवन डेट सैंपल है उसका वेट लोगे, फिर आप उसे क्या करोगे, 24 आवर्स के लिए रख दो गीला होने के लिए, फिर आप दोबारा से उसे वेट करो। फिर जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, अपना मॉइस्चर कंटेंट होगा एब्जॉर्ब। डिजाइन मिक्स में अपन एग्रीगेट्स को जो यूज करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि सरफेस ड्राई है और जो अंदर है वो क्या है, सरफेस तो ड्राई है और अंदर सेचुरेटेड है, ठीक है। और वेट भी इसी को लेकर करते हैं, ऐसे ही करते हैं। बट रियली में अपन ऐसे नहीं मिलते हैं, या तो हमें प्योर वेटेड कंडीशन में मिलते हैं या फिर हमें एग्रीगेट्स प्योर या ओवन ड्राइड कंडीशन में मिलते हैं या एयर ड्राइड कंडीशन में मिलते हैं। और ये दोनों ही कंडीशंस वेट और ऑर्डिनरी ड्राई, सॉरी ओवन ड्राई या एयर ड्राई हार्मफुल हैं कंक्रीट के लिए, क्योंकि यदि वो ड्राई होंगे तो अपन जो वाटर सीमेंट रेशियो मिलाएंगे, सॉरी वाटर सीमेंट रेशियो में जो वाटर मिलाएंगे वो क्या है, कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो वाटर एग्रीगेट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। और यदि वेट होंगे तो क्या होगा कि अपन को क्या है, वेटेड कंडीशन में होंगे तो अपन को क्या कम वाटर सीमेंट वाटर का जो कंटेंट है वो कम डालना चाहिए, क्योंकि अभी क्या सरफेस भी क्या है वेटेड कंडीशन में है, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो में वाटर ज़्यादा हो जाएगा, सीमेंट कम हो जाएगी, या वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो ओवन डेड और वेटेड कंडीशन में हमें क्या करेक्टेड मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है।
यदि ओवन डेड है तो आपको क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा रखना चाहिए, और यदि विलेट कंडीशन है तो वाटर सीमेंट रेशियो कम रखना चाहिए। अब बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, तो सीमेंट सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज करना क्या बल्किंग ऑफ सैंड होता है। क्या होता है कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनके बीच अब यदि आप 4 to 6% वाटर मिला दोगे तो ये वाटर क्या है, एक फिल्म लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से क्या है, जो वर्ड्स बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप वॉल्यूम मिक्सिंग करते हो तो आपको बल्किंग ऑफ सैंड का ध्यान रखना चाहिए। मान लो कि आपने जो सैंड बनाना है वो 2 रेशियो का रेशियो अपने नॉमिनल मिक्स में क्या है, 2 है, बट और आपने मिला दिया जैसे 2 तसला मिला दिए, बट आपने अब 2 तसला तो मिलाए, पर बल्किंग की वजह से वो 2 तसला तसला थे, वो 2 तसला नहीं मिली, वो क्या हुए, 2 - 20% ठीक है। अब आपको कितना मिलाना चाहिए था, 2 + 20% ऑफ 2, ये मिलाना चाहिए था, ठीक है, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ बल्किंग। ओके।